केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में 2027 की जंग अभी दूर है, लेकिन सियासी बारूद अभी से बिछने लगा है। पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव अब परिवारवाद के फायदे गिरा रहे हैं। अखिलेश के बयान ने बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया। योगी ने परिवारवाद पर सीधा वार कर दिया है और बीजेपी ने पीडीए की नई परिभाषा तक बता दी है। पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। सवाल यह है कि जिस परिवारवाद को बीजेपी सालों से समाजवादी पार्टी की कमजोरी बताती रही है, क्या अखिलेश के बयान ने उसी आरोप को और मजबूत कर दिया है? यूपी की सियासत में पीडीए बनाम परिवारवाद की इस जंग पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सारी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे। हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं, इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। पीडीए का नारा, सामाजिक न्याय का दावा और अब परिवारवाद का खुला बचाव। अखिलेश यादव के एक बयान ने यूपी की सियासत में सियासी बम फोड़ दिया है। जिस परिवारवाद पर बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेरती रही, अब उसी परिवारवाद के फायदे खुद अखिलेश गिना रहे हैं। सवाल है, पीडीए का पी पिछड़ा है, पंडित है या परिवारवाद? पहले अखिलेश का बयान सुनिए। कई दल टूट गए। कभी सोचा आपने सारी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे। तो कितने हो गए? और कुछ पक्के समाजवादी थे, तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। अखिलेश का बयान आया और बीजेपी ने हमला बोल दिया। 2027 की चुनावी लड़ाई में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन परिवारवाद की फाइल फिर से खुल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के परिवारवाद पर सीधा प्रहार किया। कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं, इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए ही। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। अखिलेश परिवारवाद के फायदे बता रहे हैं तो उनके लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। उनके बयान की लीपापोती भी चालू हो गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की डर्टी पॉलिटिक्स और खरीद फरोख्त की पॉलिटिक्स ने सभी राजनीतिक दलों को इस बात के लिए बाध्य किया कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा भरोसेमंद लोग, परिवार के लोग, कमिटेड कम्युनिटी के लोगों को एमपी एमएलए बनाएं, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी की खरीद फरोख्त की राजनीति का शिकार ना हो सकें। समाजवादी पार्टी एक परिवार है और उसके परिवार के सभी सदस्य अपनी पार्टी के प्रति वफादार हैं, अपने नेता के प्रति वफादार हैं, अपनी पार्टी की नीतियों के प्रति वफादार हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को तोड़ने का कोई भी प्रयास वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी में संगठन से लेकर सत्ता तक परिवार का दबदबा रहा है। बीजेपी के पास सवाल तैयार हैं। क्या परिवारवाद अब समाजवादी पार्टी की मजबूरी है या रणनीति? अखिलेश यादव ने अपनी परिवारवादी राजनीति को बिल्कुल खुद ही बखान कर दिया। ये पीडीए इनका कुछ नहीं है, ये है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। 5 सांसद लोकसभा में, माननीय राम गोपाल जी राज्यसभा में, यहाँ पर कई विधायक, और जो माननीय मुलायम सिंह थे ये भी मुख्यमंत्री थे, तो 2 दर्जन से ज्यादा लाल बत्तियां सैफई परिवार के घर में थी। राजनीतिक मंच से सार्वजनिक तौर पर इस तरह की शर्मनाक स्वीकारोक्ति केवल अखिलेश यादव ही कर सकते हैं।
ये राजतंत्र नहीं है, राजशाही नहीं है। लोकतंत्र में, लोकशाही में सामान्य कार्यकर्ताओं को निकल करके आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन ये जो युवराज है ना, ये राजनीति को बपौती समझते हैं। बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने तो पीडीए का मतलब ही बदल दिया। पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, और अखिलेश को सीधी चुनौती दे डाली। अगर पीडीए में दलित पिछड़ों की हिस्सेदारी इतनी बड़ी है तो किसी दलित या पिछड़े को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके दिखाइए। योगी आदित्यनाथ आज फुल फॉर्म में नजर आए। योगी ने अखिलेश राज के कानून व्यवस्था और शिक्षा मॉडल पर भी हमला बोला। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद। पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी, प्रदेश विकास ठप था। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर लड़ाई तेज हो गई है। एक तरफ सीएम योगी हैं, जिनके एजेंडे में विकास, हिंदुत्व, अपराध पर जीरो टॉलरेंस, माफियाओं का खात्मा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जिनके एजेंडे में परिवारवाद, पुलिसिंग पर सवाल और बुलडोजर एक्शन पर सवाल है। योगी आदित्यनाथ सूबे के हर जिले को विकास की सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जो पीडीए के पी वाले नैरेटिव में फंस कर रह गए हैं। अखिलेश यादव ने अपनी पूरी राजनीतिक रणनीति को पीडीए के इर्द गिर्द समेट दिया है। पीडीए के पी को अखिलेश कभी पिछड़ा बताते हैं तो कभी पंडित। दूसरी तरफ सीएम योगी इस फॉर्मूले पर सीधे प्रहार कर रहे हैं। हाल ही में सीएम योगी ने कहा था, पीडीए का पी जल्द ही पाकिस्तान हो जाएगा। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। यानी 2027 से पहले यूपी में मुद्दों की नहीं, नैरेटिव की लड़ाई है। 403 सीटों वाले यूपी में 2027 का रण सज रहा है। बीजेपी परिवारवाद को हथियार बना रही है, अखिलेश पीडीए को ढाल बना रहे हैं, लेकिन परिवारवाद के बचाव ने अखिलेश को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि चुनावी सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि पीडीए किसके साथ है, सवाल ये होगा कि पीडीए में परिवार कितना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राहुल गांधी उपदेश तो बहुत बड़े बड़े देते हैं, लेकिन बार बार अपने ज्ञान को रोक नहीं पाते हैं और शुरू हो जाता है देश में नया राजनीतिक बवाल। पुणे में राहुल गांधी ने महिलाओं की आजादी, अधिकार और सम्मान पर लंबा भाषण दिया। मनुस्मृति का हवाला देकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। लेकिन जैसे ही राहुल ने महिला सम्मान का कार्ड खेला, बीजेपी ने पलटकर कांग्रेस की सारी किताब खोल दी। सवाल उठ गया, महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले राहुल क्या अपनी ही पार्टी और अपने ही मंच पर उठे सवालों का जवाब देंगे? यानी छात्रों के बीच राहुल का एजेंडा था महिला अधिकार और मनुस्मृति, लेकिन बीजेपी ने इसे बना दिया राहुल के दोहरे रवैये की परीक्षा। उस पर रिपोर्ट। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। राहुल गांधी उपदेश तो बहुत बड़े बड़े देते हैं, लेकिन बार बार अपने ज्ञान को रोक नहीं पाते और शुरू हो जाता है देश में नया राजनीतिक बवाल। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है। पुणे में राहुल गांधी ने महिलाओं की आजादी, अधिकार और सम्मान पर लंबा भाषण दिया। राहुल गांधी ने कहा, महिला की पहचान उसके पिता, पति या बेटे से नहीं, बल्कि उसकी अपनी पहचान से होनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ आर्थिक बंदिशें, शिक्षा और नौकरी में बराबरी, राहुल ने एक एक मुद्दा उठाया। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें।
यहाँ सवाल मानसिकता का है। राहुल गांधी जिस महिला सम्मान की बात कर रहे हैं वो कुछ दिन पहले ही उन्हीं के सामने एक्सपोज हो चुका है। ये अंतर है कथनी और करनी का। जो महिलाओं के अपमान में ऐसी बातें करे वो दूसरों को महिला सम्मान पर मनुस्मृति वाला ज्ञान दे तो बात हजम नहीं होती। राहुल महिलाओं की आजादी का पाठ पढ़ा रहे थे, दूसरी तरफ बीजेपी उनके ही मंच से उठे विवाद को सामने रख रही थी। राहुल गांधी जी देश में अराजकता फैलाने के लिए बच्चों के बीच जहर डालने के लिए ये काम करते हैं। 12 साल से एक भी बयान उनका पॉजिटिव बयान नहीं दिखेगा। राहुल गांधी जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अब उनकी पार्टी एक कॉमिक सीरीज से कार्टून कैरेक्टर के आधार पर उनको दिखाए, ये कहाँ तक उचित है और लोग इसे किस मानसिकता से देखेंगे? क्योंकि मूलतः उन्हें बैटमैन की तरह दिखाने का मतलब है कि एक कॉमिक सीरीज के कार्टून कैरेक्टर को वो मानते हैं कि राहुल गांधी जी उस रूप से देखे जाए। बीजेपी पूछ रही है, अगर महिलाओं को बराबरी देने की बात इतनी साफ है तो कांग्रेस की सरकारों में महिलाओं की हिस्सेदारी क्यों नहीं दिखती? स्मृति ईरानी ने भी राहुल को घेरा और कहा कि महिला सम्मान सिर्फ भाषण में नहीं, आचरण में भी दिखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो। इस मुद्दे पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि उनकी सहयोगी पार्टियां भी कांग्रेस पर हमलावर दिखी। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने राहुल को आईना दिखा दिया। राहुल गांधी को पहले मनुस्मृति पढ़ना चाहिए और फिर मनुस्मृति के ऊपर बयानबाजी देना। आज 21वीं सदी में जहां एनडीए की सरकार देख रही कि महिला शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर हैं, ऐसे योजनाएं जहां वो लखपति दीदी बने, ड्रोन दीदी बने, पायलट्स बने, जाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को रिप्रेजेंट करने, साइंटिस्ट है, वहाँ वो मनुस्मृति की याद करते हैं। शायद उनको पहले पढ़ना चाहिए और फिर बयानबाजी करना चाहिए। बीजेपी का सवाल सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहा बल्कि कांग्रेस की राजनीति और सत्ता में महिलाओं की हिस्सेदारी तक पहुंच गया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, एक भी महिला मंत्री नहीं है। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है लेकिन महिला मंत्रियों की संख्या 0 है। लेकिन पुणे में राहुल के लिए मुश्किलें यही नहीं खत्म हुई। कार्यक्रम के मॉडरेटर ने राहुल गांधी से मराठी में पुणे के लोगों का अभिवादन करने को कह दिया। राहुल खुद से मराठी के 3 शब्द भी नहीं बोल पाए। मॉडरेटर ने जो कहा राहुल ने वही दोहरा दिया। We just address them in Marathi saying Pune Manje Prem. Okay. It means Pune means love. Pune Manje Prem. Pune Manje Prem. Pune Manje Prem. I'll ask you. Yeah. And I say Pune Manje Prem. सर पुणे में आए हैं तो पुणे वालों के लिए भी तो कुछ खास मैसेज सर। पुणे Manje Prem. Thank you. पुणे मंजे प्रेम। पुणे मंजे प्रेम। क्या बात है। यानी जिस मंच से राहुल देश, समाज और महिलाओं को लेकर बड़े बड़े संदेश दे रहे थे, उसी मंच से उनकी अपनी भाषा और राजनीतिक आचरण पर सवाल खड़े हो गए। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक। पुणे में राहुल गांधी ने महिलाओं की आजादी की बात कही, मनुस्मृति पर हमला किया, पितृसत्ता को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन बीजेपी ने पलटकर पूछ दिया, दूसरों को महिला सम्मान का पाठ पढ़ाने से पहले क्या कांग्रेस को अपने आचरण का हिसाब नहीं देना चाहिए? क्योंकि सियासत में सवाल सिर्फ भाषण का नहीं होता, सवाल होता है जो कहा क्या वही किया भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए। हाथ में किताब, हाथ में गुलाब और एफआईआर में दंगाई। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर दर्ज मुकदमों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। जिन छात्रों के हाथों में अपने हक की मांग थी,
उन पर दंगा, घातक हथियार से दंगा, गंभीर चोट पहुंचाना और यहां तक कि हत्या की कोशिश जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। रांची, हजारीबाग और गिरिडीह में 1000 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज होने की बात सामने आई है। लेकिन अब मामले में नया ट्विस्ट भी आ गया है। एक ही समय में छात्र के रांची और हजारीबाग में एफआईआर होने का मामला सामने आया है। सवाल यह है कि क्या सोरेन सरकार में युवाओं के सवाल का जवाब संवाद से नहीं, एफआईआर और लाठी से दिया जाता रहा है? देखिए छात्रों पर कार्रवाई और सरकार के रवैये पर यह पूरी रिपोर्ट। हाथ में किताब, हाथ में गुलाब, फिर भी एफआईआर में दंगाई। झारखंड में अपने हक के लिए सड़क पर उतरे छात्रों पर ऐसी धाराएं लगी कि सवाल अब आंदोलन से बड़ा हो गया है। क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्र दंगाई हैं? क्या पुलिस को गुलाब देने वाले छात्र हिंसा फैलाने पहुंचे थे? और अगर नहीं तो फिर इतनी धाराएं क्यों? पहले एफआईआर में लगी धाराओं पर नजर डालिए। 191(2) दंगा करने और गैरकानूनी जमावड़ा द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग करने के लिए लगाई जाती है। 191(3) घातक हथियार के साथ दंगा करने के लिए लगाई जाती है। 190 गैरकानूनी जनसमूह का सदस्य होना। 115(2) मारपीट करना और चोट पहुंचाना। धारा 117(2) गंभीर चोट पहुंचाना। धारा 109 हत्या की कोशिश। 352 शांति भंग करना। अब जरा रुकिए, हत्या की कोशिश तक की धारा लगा देंगे? सवाल यह है, छात्रों के पास कौन सा घातक हथियार मिला? किस छात्र ने किस पर हमला कर दिया? किसने हत्या की कोशिश की? और आखिर ये छात्र कौन सा दंगा भड़काने निकले थे? क्या परीक्षा में सुधार की मांग करना दंगा है? और मामला सिर्फ धाराओं तक नहीं रुका। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह। रांची में 14-15 नामजद, करीब 250 अज्ञात हैं। हजारीबाग में करीब 700 अज्ञातों के ऊपर कार्रवाई की जानी है। गिरिडीह में 11 नामजद और 25 अज्ञात के नाम एफआईआर है। कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। यानी छात्रों का हाल ये है कि पहले हक मांगो, फिर पुलिस का सामना करो और फिर गंभीर धाराएं भी लग जाएं और आखिर में सैकड़ों हजारों लोगों पर केस। लेकिन इस पूरे मामले में एक और सवाल ने सियासत गर्म कर दी है। रांची में दर्ज एफआईआर को लेकर शिकायतकर्ता के तौर पर शहबाज आलम का नाम सामने आया और अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि शहबाज आलम को मंत्री इरफान अंसारी का करीबी बताया गया है। शहबाज आलम और मंत्री इरफान अंसारी की साथ की तस्वीर भी सामने आई है। इन सब के बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि अगर एफआईआर हो रही है तो ये बहुत गलत है। आखिर किस आधार पर एफआईआर की जा रही है? क्या जुर्म है छात्रों का? हम ये जानना चाहते हैं। क्या हक की बात करना गुनाह है? देखिए, एफआईआर का चर्चा हम भी सुने हैं, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। अगर एफआईआर हो रही है तो यह बहुत गलत है। आखिर किस आधार पे एफआईआर किया जा रहा है? क्या जुर्म है छात्रों का? हम ये जानना चाहते हैं। क्या हक की बात करना गुनाह है? छात्रों का कहना है कि अगर अपनी आवाज उठाना गुनाह है तो सरकार लाठी चलाए या जेल भेजे, छात्र पीछे हटने वाले नहीं। बस मैंने एक सवाल किया था कि क्यों नोटिस है? उन्होंने बोला नहीं, बस पूछताछ करेंगे। मैंने कोई भी एक होता है ना बदतमीजी करना नहीं, आराम से रेडी हुई, पानी पिया मैंने, आंटी पुलिस आंटी को मैंने पानी दिया, अपने रूम से बैठा, बोले कि बैठिए, और मैं आ गई। लेकिन हमको जानना है कि मुझे लाया क्यों गया है। बस एक लड़की का सपोर्ट किए क्या? इसलिए हम लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं। लोकतंत्र में ये विचारधारा को आजादी है अपनी बातों को रखने का। अब कोई लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग जैसी लड़कियां नहीं आगे आएंगे तो कौन आएगा भैया? शासन ने एफआईआर करवाया है जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच के सदस्यों के ऊपर। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि कुणाल सर, रविंद्र जी और मैं पीयूष, हम तीनों के ऊपर हजारीबाग और रांची दोनों जगहों पर एफआईआर करवाया गया है। सीओ साहब ने हम तीनों पे एफआईआर करवाया है। और मज़ेदार बात यह है कि हम तीनों एक ही समय
रांची में भी थे और उसी समय हजारीबाग में भी थे। अब इस आंदोलन ने सियासी रंग भी पकड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार के खिलाफ सड़क से सदन तक आंदोलन की बात कही है। तो बोकारो जहां कहीं भी लोगों ने डंडे लेकर के निकले हैं उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी अगर सड़क पर गुंडागर्दी करता है तो फिर वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। यानी सवाल अब सिर्फ जेपीएससी या जेएसएससी परीक्षा का नहीं रहा। सवाल है कि क्या छात्रों की आवाज सुनी जाएगी या एफआईआर के नीचे दबा दी जाएगी। क्या यही है सोरेन सरकार का युवा मॉडल? क्या छात्रों को आश्वासन के नाम पर गुमराह किया गया है? क्या परीक्षा सुधार की मांग करना अपराध है? छात्रों पर इतनी गंभीर धाराएं क्यों लगा दी गई? आश्वासन का दौर बीत चुका है, अब सवाल जवाब का दौर है। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा सुधार की मांग नहीं, अपने भविष्य और हक की लड़ाई बनता जा रहा है। और सरकार के कड़े रुख के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या युवाओं की आवाज सुनी जाएगी या एफआईआर और कार्रवाई के जरिए आंदोलन की आवाज दबाई जाएगी? झारखंड के हजारों युवाओं की नजर अब सरकार के अगले कदम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में हिंदू परिवार की हत्या ने एक बार फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रंगपुर में एक ही हिंदू परिवार के 4 लोगों के शव बंद कमरे में मिले हैं। मृतकों में 12 साल का बच्चा भी शामिल है। एक ऐसा परिवार जो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रह सका। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और हिंदू समुदाय में डर का माहौल है। क्या है ये पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक परिवारों पर अत्याचार का सिलसिला नहीं थम रहा है। एक बार फिर अल्पसंख्यक हिंदू परिवार को निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश जहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय लंबे समय से अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाता रहा है, अब रंगपुर से सामने आई एक घटना ने इन सवालों को और ज्यादा गहरा कर दिया है। एक घर जिसका दरवाजा बंद था, अंदर पूरा परिवार था, लेकिन जिंदगी नहीं थी। एक हिंदू परिवार के 4 सदस्य एक ही घर में मृत मिले। बताया जा रहा है कि मृतकों में 65 साल के रिटायर्ड शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी प्रीतिलता, उनकी बेटी और बेटा शामिल हैं। 4 लोगों की मौत की खबर जैसे ही सामने आई, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों को शक तब हुआ जब घर के अंदर से तेज दुर्गंध आने लगी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, घर का ताला खोला गया और अंदर का मंजर देखकर सब लोग सन्न रह गए। एक घर जहां परिवार साथ रहता था, वहीं 4 लोग जिंदगी की जंग हार चुके थे। एक रिश्तेदार की ये बात उस दर्द को बयां करती है जिसे शब्दों में समेटना मुश्किल है। आखिर एक परिवार ने किसका क्या बिगाड़ा था? एक बच्चे की क्या गलती थी? और एक घर जो परिवार के लिए सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, वही मौत का ठिकाना कैसे बन गया? बांग्लादेश में हिंदू समुदायों पर पहले भी हमले हुए हैं। मंदिरों में तोड़फोड़ हुई और हिंसा के आरोप सामने आते रहे हैं। ऐसे में रंगपुर की इस घटना ने एक बार फिर से अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का सिलसिला लगातार चिंता बढ़ा रहा है। साल 2025 में अल्पसंख्यकों के खिलाफ दर्ज हत्या के 61 मामलों में 66 लोगों की जान गई। वहीं साल 2026 में अब तक 44 मौतों का दावा किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे बर्बरता पर विश्व हिंदू परिषद ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि बांग्लादेश की सरकार केवल मूक दर्शक बनी हुई है, जिहादियों के सामने हार मान चुकी है। महत्वपूर्ण है कि नई सरकार आने के बाद में ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन जिस प्रकार से अनवरत रूप से हिंदुओं पर हमले, वहाँ की सांस्कृतिक जीवन मूल्यों पर कुठाराघात और यहाँ तक कि भगवान श्री राम के जो भव्य दिव्य जो प्रतिमा बनने वाली थी, करोड़ों रुपए लगा करके वहाँ के हिंदू समाज ने राम जी को, वहाँ पर राम के आदर्शों को पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न किया था, उसको भी रोक दिया गया। हालांकि इस मामले में हत्या के पीछे की असली वजह और जिम्मेदार लोगों को लेकर जांच का इंतजार है।
लेकिन घटना ने कई गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक परिवार अपने घरों में सुरक्षित नहीं है? क्या एक बच्चे की जान की भी कोई कीमत नहीं है? और अगर किसी परिवार को अपने ही घर में डर के साए में जीना पड़े तो फिर सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? रंगपुर की इस घटना ने एक परिवार को उजाड़ दिया, पीछे छोड़ दिए हैं कुछ सवाल, कुछ चीखें और इंसाफ का इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश की सरकार पर अभी भी ये आरोप लग रहे हैं कि वो मूक दर्शक बनकर इन हत्याओं और ऐसी घटनाओं को देख रही हैं जो आने वाले दिनों में बांग्लादेश की सरकार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।